आज हम आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में बताएंगे जो समय से पहले ही एडवांस डेवलप्ड हो चुकी थी। जैसा कि आपने थंबनेल में भी इस वीडियो के देखा होगा कि हमने लिखा है कि एक ऐसी सभ्यता जो समय से आगे एडवांस थी। इसका यही मतलब है कि हम आपको इस वीडियो में उस सभ्यता के बारे में बताएंगे जो उस समय पर भी इतनी एडवांस थी। अगर वह आज मौजूद होती, मतलब अगर वह गायब ना हुए होते, उनका रहस्य उनके मौत का रहस्य ना बना हुआ होता, तो आज सोचिए वह कितनी ज्यादा एडवांस होती। आपने इस सभ्यता के बारे में जरूर कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि इनका जिक्र हर किसी की जिंदगी में एक बार तो जरूर होता है, क्योंकि यह इतिहास के वे पन्ने हैं जो है बहुत ही ज्यादा रहस्य से भरे हुए। आज हम इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि इसके बारे में आपको हर एक बात पता चल सके। साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस नाम का एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए। यह सैनिक एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग होकर छुपकर चुपके से सेना छोड़कर भाग जाते हैं। अंडर कवर रहने के लिए ये अपना नाम तक बदल डालते हैं और वो करने निकल पड़ते हैं जो इनका असली पैशन था, ट्रैवल। 2 साल बाद तक भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ पर जब ये एक अनजान प्राचीन शहर के खंडहर तक पहुंचे, इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि ये खंडहर कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें इतिहास का बड़ा शौक था, इसलिए ये यहाँ पर खोज करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या दिखा था। नोट्स लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा बनाई गई ये चित्र आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोज निकाला था। जब पहली बार भारत में इस सभ्यता को जानने की कोशिश शुरू हुई, इसके करीब 100 साल बाद 1920 के दशक में दुनिया को और जानकारी पता चली इस प्राचीन सभ्यता के बारे में। जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के इन खंडहरों का सर्वे किया, जिससे हैरान करने वाली बात पता चली कि ये खंडहर वास्तव में 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। इसी बीच सिंधु नदी के किनारे एक और ऐतिहासिक साइट की खोज हुई, जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का पहाड़। धीरे धीरे और खुदाई करी गई तो और ऐसे ही बहुत से खंडहर मिले और ऐतिहासिक साइट्स मिली। यहाँ पर पता चला कि इन जगहों में दफन हुआ एक ऐसी सभ्यता का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, और क्योंकि ये खंडहर सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए सभ्यता को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा के बारे में अभी भी है कई रहस्य। आज साल 2023 में हम बहुत सी बातें जानते हैं इस सभ्यता के बारे में, विद्यालय की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन 2 चीजें अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, हड़प्पा के लोगों की भाषा, जिस भाषा में लिखते थे, क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है, और दूसरा, इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं मानव इतिहास से जुड़े हुए आर्टिकल में। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से कहां तक थी? सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी, जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थी। कुल अभी तक हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी है, इनमें से 900 भारत में मौजूद है। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सभ्यताएं थीं, गिन के 3-4 थी, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीनी। इन चारों में से चीनी सबसे रीसेंट थी, तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में इंडस वैली, मिस्र और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की, लेकिन साल 2016 में IIT और ASI ने अध्ययन करा था और आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा प्रमाण पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो पहले करी गई थी वो 7000 ईसा पूर्व में करी गई थी। आज के दिन की हरियाणा राज्य में ये पाया गया है। उस समय में ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस कृषि उपकरण पाए गए थे। हड़प्पा काल में शहरीकरण
आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शहरीकरण की शुरुआत सिर्फ 5500 ईसा पूर्व के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और व्यापार मार्ग बनाए गए। 2600 ईसा पूर्व तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में बहुमंजिला घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाते थे उनकी मानकीकृत माप होती थी। एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर शौचालय होता था, नहाने की जगह होती थी, जल निकासी की भी व्यवस्था होती थी, जहां से निकास जल बाहर निकल सके। सड़कों पर ढंग की नालियां होती थीं। पैदल चलने वाले साइड में पेड़ लगाए जाते थे। पब्लिक कुएं होते थे जहां से हर कोई पानी पी सके। कचरे के डिब्बे बनाए जाते थे जहां पर लोग कूड़ा फेंक सके। शहरी नियोजन के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी भारतीय शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी भाषा नहीं जानते। अब तक क्यों नहीं पढ़ पाए हैं हडप्पा की शिलालेखों को? देखिए, ऐसे 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। स्टोन स्लैब्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स, जिन पे इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हडप्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदड़ो में, तो कोई और ऐतिहासिक साइट पर। इस पर लिखी गई शिलालेख को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा बार कोशिश की जा चुकी है इनकी भाषा समझने के लिए, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। अब क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं इस इंडस स्क्रिप्ट को समझने के और इतने सारे शिलालेख हमारे पास उपलब्ध हैं, तो कुछ चीजें तो जरूर हैं जो हम बता सकते हैं। पहला, जब ये लोग अपनी भाषा को लिखते थे तो ये लेफ्ट टू राइट लिखने की जगह राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम जैसे हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अरेबिक जैसी भाषाएं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये इंडस स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये हमें कैसे पता चला? अगर आप इस स्टोन स्लैब की इमेज देखोगे, लेफ्ट में आप सिंबल्स देख रहे हो और थोड़े और भिड़े भिड़े से हो गए हैं। ये चीज आपने स्कूल में भी देखी होगी कि जब आप लिखने चलते हो और देखते हो कि पेज में ज्यादा जगह नहीं बची तो छोटा छोटा करके लिखने लग जाते हो, शब्दों को और पिचका पिचका कर लिखने लग जाते हो। यही चीज हमने इस शिलालेख पे देखी। जिसने भी ये इंडस स्क्रिप्ट लिखी थी उनके साथ भी सेम चीज हुई होगी। दूसरा, ये देखा गया कि जहां जहां ये राइटिंग पाई गई है, हमेशा ऊपर कुछ इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा जाता था और लिखने के नीचे कोई एक बड़ा सिंबल बनाया जाता था किसी जानवर का। ये जानवर गैंडा हो सकता था, हाथी हो सकता था, चीता हो सकता था, सांड हो सकता था, लेकिन सबसे आम तौर पर दिखने वाला जानवर जो इन स्टोन्स स्लैब्स में पाया गया वो वास्तव में एक यूनिकॉर्न जैसा क्रीचर था, जो शायद वास्तविकता में मौजूद भी नहीं करता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कारण हो सकता है कि इन्होंने लिखा कुछ और उसके नीचे हमेशा एक बड़ा सा जानवर बनाया। तीसरी चीज, ऊपर की फोटो देखकर आपको लग रहा होगा कि जहां पर हमें ये राइटिंग पाई गई है ये बड़ी बड़ी स्टोन के पत्थर होंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही छोटे से 2.5 से 5 वर्ग सेंटीमीटर के स्टोन के ये सील्स हैं, जो कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां पर ये टेक्स्ट लिखा गया है। और ऐसे ही कुछ और बातें इनकी भाषा की पता चल पाई है, लेकिन इनकी भाषा को अभी तक कोई डिकोड नहीं कर सका है। अच्छा, भाषा से हटकर अगर इंडस वैली के शहरों की बात करें तो सब एक जैसे ही हैं। इंडस वैली के शहरों की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है। जितने भी शहर पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन सब में एक समान पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर शहर के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है एक लोअर माउंट जो बनाया गया है, जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, और दूसरा है इस एरिया के अंदर बना हुआ एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बना है, हायर माउंट। पर यह किला आम तौर पर वेस्ट साइड पर होता था हर शहर के। इसकी अपनी दीवारें थीं और नीचे वाले एरिया की अपनी दीवारें थीं। इस किले में सारी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान होते थे, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया, वर्कशॉप्स हो गई, या फिर किसी से मिलने का स्थान हो। और जो 2 लेयर थी दीवारों की, दीवारें लगाने के पीछे पर्पस था जंगली जानवर को दूर रखना और इसके अलावा पानी की बाढ़ होने से बचाना, क्योंकि उस समय इंसानों से कोई इतना बड़ा खतरा था नहीं। इतने इंसान ही नहीं थे दुनिया में उस समय पर, तो माना जाता है कि इस सभ्यता की कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं थे, तो संभावना यही है कि कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ कहीं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब इतनी सारी व्यवस्था थी
और आक्रमण भी नहीं हुआ तो यहाँ के लोग कहाँ गए और ये डेड बॉडीज इतनी सारी एक साथ कैसे मौजूद हैं, जैसे कि सब एक साथ ही खत्म हो गए हो। आपको एक हैरान करने वाली बात यह भी लगेगी कि आज तक इन सभ्यता के खंडहरों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यहाँ पर कोई सैनिकों का बल हो या फिर कोई हथियार हो। ना ही किसी शासक के होने का सबूत मिला है और ना ही किसी धर्म को यह मानते हो ऐसा कोई सबूत मिला है। मतलब बाकी जो जितनी भी सभ्यता के खंडहर मिले हैं उनमें जो है एक रिलीजियस सबूत तो मिलते हैं कि वह किसी धर्म को मानते थे, लेकिन यहाँ पर यह सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पर किसी भी धर्म को ये मानते हो ऐसा कोई सबूत अभी तक यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर मरे हुए लोगों के कारण जानने की बात करें तो उनके लिए सिर्फ अनुमान ही लगाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई महामारी आ गई हो जिसके कारण उस समय के लोग उससे निपट ना पाए हों और धीरे धीरे करके बहुत सारी मौतें हो गई हो। अगर उनमें से कुछ व्यक्ति बचे हो और वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हो, कई और चले गए हो, लेकिन जब लोग यहाँ से चले गए थे, यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने जिस जगह पर वे गए, नई जगह पर, वहां पर फिर से इस सभ्यता को स्थापित क्यों नहीं करा? ऐसा कोई और सबूत किसी और जगह पर अब तक तो पाया नहीं गया है। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है इस सभ्यता को लेकर।